अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन की वीडियो 5 और 2019 के सोल्व पेपर के एमसीक्यूज़ पार्ट 3 के साथ मैं हूँ आपका टीचर अकबर अली आरई। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के। ठीक है, तो हम चलते हैं MCQs पार्ट 3 ऑफ स्टाफ नर्स पेपर 2019। जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 31, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन द। क्वेश्चन ये किया गया है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन HIV वायरस की किस में होती है। ए ऑप्शन है सलाइवा, बी CSF, सी ब्लड, डी सीमेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड। ठीक है जी, इसमें देखें पिक्चर में बहुत वाज़े तौर पे बताया गया है कि बॉडी फ्लूइड दैट कंटेन HIV एड्स। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है जी, वो है हमारे पास ब्लड में, जो कि तकरीबन 18,000 है, और जबकि सीमेन 11,000 है, वेजाइनल फ्लूइड 7,000, जबकि मदर टू बेबी में ब्रेस्ट मिल्क और इम्यूनिटिक फ्लूइड जो है इसमें 4,000 है, जबकि सलाइवा 1,000 मिलीलीटर ऑफ दीज बॉडी फ्लूइड्स है। ठीक है जी, ये एवरेज दिया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज़। हैंड वॉशिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट क्या है, पहलू क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। ए टाइम, बी टाइप ऑफ सोप, सी सरफेस टेंशन, या डी फ्रिक्शन। यानी इनमें से किस चीज़ के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं ख़ास तौर पर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, 1 टीस्पून कंटेन। जी, तो यहाँ पर देखें टीस्पून के लिए कहा गया है कि उसमें कितना ml होता है। ए 2 ml, बी 5 ml, सी 10 ml, डी 15 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मिलीलीटर। ठीक है जी, इसमें मुख्तलिफ टीस्पून दिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है टेबल स्पून, TBS लिखा हुआ है उस पर, और उसमें जो है ये 15 ml अगर आंसर होता तो अगर यहाँ पे टेबल स्पून होता तो उसके लिए जो है 15 ml करेक्ट आंसर था। लेकिन चूंकि टीस्पून की बात की गई है तो टीस्पून में 5 ml आते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको जब मेरी पहले वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त मैंने बताया था कि आपको कन्वर्जन फैक्टर्स का मालूम होना चाहिए। तो ये एक्चुअली यहाँ पर टीस्पून का कन्वर्जन फैक्टर ही है 5 मिलीलीटर, जबकि 15 ml जो है वो कन्वर्जन फैक्टर है 1 टेबल स्पून का। क्वेश्चन नंबर 34, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बी साइनोएट्रियल नोड, सी लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, और डी परकंजी फाइबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है साइनोएट्रियल नोड, बी है हमारा आंसर करेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसकी वजाहत भी की है, पिक में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पिक में आप देखें ये आर्टिफिशियल जो है वो हमारे पास पेस मेकर लगाया गया है, जबकि जो सेकंड जो आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है जी, यहाँ पर आपको ऐसे नोड को शो किया गया है। सबसे ऊपर जो येलो डॉट है वहाँ पर और एरो से इसको इंडिकेट भी किया गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि दी पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहा जाता है पेस मेकर को, तो इसे साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। और अगर इसका कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, जिसके नीचे यहाँ पर वजाहत की गई है कि ए पेस मेकर इज़ ए स्मॉल डिवाइस दैट इज़ प्लेस्ड इन द चेस्ट टू हेल्प कंट्रोल द हार्ट बीट। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ऐसे नोड जो है इसके बारे में वजाहत की गई है यहाँ पर कि ऐसे नोड इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिकल
impulses to stimulate contraction and is found in the atrial wall at the junction of superior caval vein and the right atrium. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, BCG वैक्सीनेशन बैसिलस कलमेट गोरोइन, ये कंप्लीट वर्ड दिया गया है BCG के लिए। तो इसके लिए कहा गया है कि BCG वैक्सीनेशन इज़ इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम A पोलियो, B कॉलरा, C स्मॉल पॉक्स, D ट्यूबरकुलोसिस। बहुत आसान है ये और उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीन लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज टर्म्ड एज ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस, डी पेरोटाइटिस। जी, तो उम्मीद है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग को, ठीक है। जिंजिवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स होती है, जबकि स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, ठीक है। और पेरोटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। तो डियर व्यूवर्स, इससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाएं कि आप जो इसके साथ की जो टर्म्स आ रही हैं, जो आपके पास क्वेश्चन में आई हैं, सॉल्व जो आपके प्रीवियस पेपर में आई हैं, तो जो दीगर जो भी टर्म्स दी गई हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि इस दफ़ा प्रीवियस जो पेपर था हमारा उसमें अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग आई है तो नेक्स्ट पेपर है उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जो माउथ हो सकती है, गम्स हो सकती है, पेरोटिड ग्लैंड हो सकती है। तो अगर ये टर्म्स आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, इससे मिलती जुलती और टर्मिनोलॉजीज़ को आप कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय स्पर्म यूजुअली टेक्स प्लेस। ओवम में जो स्पर्म पेनिट्रेट होता है, यानी कि जहाँ पर इन दोनों के मिलने का अमल होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो कहाँ पर होता है? ए इन द फॉलोपियन ट्यूब, बी इन द वेजाइना, सी इन द यूट्रस, डी इन द ओवरी। जी, तो यूजुअली जो होता है वो होता है फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है जी। तो कुछ अरसे तक यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मूव करके जो हमारा जो फीटस जो होता है वो यूट्रस की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी जो है इस फॉलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है उस सूरत में इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और आम तौर पर इसमें जो है वो ऑपरेट करने की ही ज़रूरत हो जाती है और इस फॉलोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके, ठीक है जी। नॉर्मली जो है जो फर्टिलाइजेशन होती है यहीं पर होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद यूट्रस की तरफ मूव कर जाता है वो फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन द ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी जेनेवा, डी हैग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हैग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग द क्लाइंट टू टेक वाइटल signs in an alert client admitted to the hospital with secondary to diarrhea and vomiting. What is the best method to assess temperature? करेक्ट आंसर है हमारे पास एक्सिलरी। यहाँ पर आप नोट करें कि नॉर्मली जो बेस्ट मेथड होता है एक्यूरेट टेम्परेचर का वो होता है रेक्टल, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में हम लेते हैं ऑरली लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंडीशन ऐसी है कि उसको वोमिटिंग है, अगर हम ऑरली लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम है, सही तरह नहीं ले सकते, ठीक है। और डायरिया की वजह से हम रेक्टल से नहीं ले सकते, ठीक। और एक्जिला हमारे पास जो बचता है जिससे कि हम बेस्ट जो है मेथड है वो टेम्परेचर को असेस करने का, तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ एक्सिलरी। नेक्स्ट, टू बेस्ट कम्युनिकेट विद the client who is totally deaf, the nurse should। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये किया गया है कि बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड कौन सा होगा नर्स के लिए जबकि क्लाइंट जो है वो डीफ हो, यानी कि बहरा हो, ऊंचा सुनता हो। तो इसमें हमें आंसर दिए गए हैं, ए स्माइल फ्रीक्वेंटली एंड स्पीक लाउडली,
B. Smile often and talk rapidly. C. Avoid eye contact. D. Write out information. अब देखिए पहला जो इसमें आंसर दिया गया है स्माइल फ्रीक्वेंटली एंड स्पीक लाउडली। तो स्माइल करने से या स्पीड या बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने से दूसरे लोग इरिटेट होंगे। अगर बी ऑप्शन हम लेते हैं स्माइल ऑफन एंड टॉक रैपिडली, तो भी वो ज़ाहिर है डीफ पर्सन है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा और स्माइल से वो क्या समझेगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अवॉइड आई कॉन्टेक्ट से क्या होगा, तो बेहतर जो है ये है कि यानी कि बेस्ट जो है सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि नर्स क्या करे कि राइट आउट इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है राइट आउट इन्फॉर्मेशन यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 41, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़ ए टोरंटो, बी ओटावा, सी ओंटारियो और डी मॉन्ट्रियल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो लिया गया है जनरल नॉलेज से। ठीक है जी। और दीगर जो ममालिक के कैपिटल से हमें मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें कैपिटल पूछा गया है यानी दारुल खिलाफा पूछा गया है कनाडा का, तो इसका करेक्ट आंसर है ओटावा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड कंटेनर मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल। अब यहाँ पर सवाल ये किया गया है कि कौन सा कलर्ड कंटेनर जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए लाजमी तौर पर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हॉस्पिटल्स में। ठीक है जी। यानी कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए कौन सा कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है ए येलो, बी रेड, सी ब्लू, डी ब्लैक। तो हमारा करेक्ट आंसर है येलो। ठीक है जी। इस पिक में आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट कलर के जो है कंटेनर दिखाए गए हैं, जिसमें येलो भी है, रेड भी है, ब्लू है, वाइट है। ठीक है। तो इसके डिफरेंट आपको वजाहत भी दी गई हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो के सामने इसमें नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स है, ये टाइप ऑफ कंटेनर बताई गई है। जिसके टाइप ऑफ वेस्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है, केमिकल वेस्ट है, केमिकल बायोलॉजिकल एंड अदर क्लिनिकल लैब वेस्ट एंड केमिकल लिक्विड वेस्ट। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए ये येलो कंटेनर इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमारा जो आंसर है यहाँ पर कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए जो कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए उसका कलर येलो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जुल्फ़कार डैश दिस हाउस लास्ट ईयर। अब ये हमें इंग्लिश का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है इस सेंटेंस के लिहाज से। तो चूँकि यहाँ पर लास्ट ईयर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इससे ये लगता है कि ये ज़ाहिर है कि पास्ट टेंस है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा सोल्ड। यानी कि करेक्ट आंसर को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जुल्फ़कार सोल्ड दिस हाउस लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 44, A method of making the victim to breathe passively is। एक मुताशिरा शख्स है, विक्टिम हम कहते हैं मुताशिरा शख्स को। ठीक है। उसको पैसिव ब्रीथिंग देने के लिए क्या तरीका का इस्तेमाल करेंगे। ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, बी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, सी डीप ब्रीथिंग और डी कॉस्मल ब्रीथिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, जिसमें हम जो कि यही मेथड जो है हम CPR के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की कंडीशन इस वक्त है। देखें आप, जो रेस्क्यूअर है इसने हेड टिल्ट किया हुआ है और चिन लिफ्ट की हुई है। ठीक है। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहा है, जिसे हम किस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर देखें जो डीप ब्रीथिंग जो है वो भी दिया हुआ है, कॉस्मल ब्रीथिंग भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है हमें जो कॉस्मल नया सा लफ्ज़ लगता है हमें, या अगर हमने पहले शायद ना भी सुना हो तो कॉस्मल रेस्पिरेशन और फास्ट डीप ब्रीथ
that occurs in response to metabolic acidosis. Osmolar respiration happens when the body tries to remove carbon dioxide and acid from the body by quickly breathing it out. यानी कॉस्मल जो ब्रीथिंग है उसके बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसी रेस्पायरेशन है जो कि अगर क्लाइंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो उस सूरत में जो ब्रीथिंग ली जाती है उसे कॉस्मोल ब्रीथिंग कहते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो हमारा सवाल था उसके लिहाज से हमारा आंसर है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। विच टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट। जी हाँ, यहाँ पर अब सवाल क्या है कि सबसे मोस्ट जो एक्यूरेट मेथड टेम्परेचर टेकिंग का वो क्या है, तो वो होता है रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है जी, रेक्टम के थ्रू ली जाता है। यहाँ पर देखें पिक में रेक्टम से टेम्परेचर लेने का मतलब नर्स तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर एक ओरल थर्मामीटर और एक रेक्टल थर्मामीटर को बताया गया है या दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओरल थर्मामीटर है ऊपर वाला उसका बल्ब लॉन्ग होता है और थिन होता है, जबकि रेक्टल थर्मामीटर का जो बल्ब है वो थिक होता है और शॉर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज़ टेम्पल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ये जहांगीर के मकबरे के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पर है, मुल्तान में है, कराची में है, पेशावर में है, लाहौर में है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। और ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और एक जोग्राफी के लिहाज से हो सकता है कि ये जो है जगह का मालूम किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 47, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई इज़ ए वाटरबॉर्न, बी ब्लडबॉर्न, सी एयरबॉर्न और डी ट्रांसप्लासेंटल। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटरबॉर्न। The most common source of HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन इज कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द प्रिकॉशन शुड ए नर्स इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट डायग्नोज विद द सेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या प्रिकॉशन लेगी एक नर्स अगर उसका वास्ता हो या वो डील कर रही हो सेप्टिक मेनिंजाइटिस के क्लाइंट को। ए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, बी एयरबोर्न प्रिकॉशन, सी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन और डी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। इफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज सेप्टिक, पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कंटिन्यूड फॉर 24 hours after administration of appropriate antibiotics. Question number 49, tendon connects A cartilages with muscles, B bone with muscles, C ligament with muscles, D bone with bones। अब यहाँ पे टेंडन के लिए सवाल किया गया कि टेंडन कनेक्ट्स करते हैं किसको किस चीज़ से, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बोन विद मसल्स। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ आप पिक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये टेंडन्स हैं ये हमारे जो है बोन्स को मसल से मिला रहे हैं। यहाँ पर आप देख लें अचाइलिस टेंडन है ये, ठीक है, ये हमारी जो कैल्केनियम हील है, बोन है, उसको जो है हमारी ये सोलियस जो मसल है इससे मिला रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है वो उनको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसके लिए वो है कि टेंडन कनेक्ट्स बोन विद मसल्स। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2019 के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है, ये मुख्तलिफ ग्रुप दिए गए हैं ड्रग्स के, ठीक है जी। उसमें हमें ए में है एसिटोअमाइनोफिन, बी क्लोनाइडिन, सी मॉर्फिन और डी केटामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एसिटोअमाइनोफिन। ठीक है, इसमें टाइनोल, पेनाडोल वगैरह इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं उन्हें हम एसिटामाइनोफिन ग्रुप में कंसिडर करते हैं, जबकि जो क्लोनिडाइन है ये डिक्रीज़ करती हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को। मॉर्फिन जो है ये ओपाइट कहलाती हैं, ये नारकोटिक्स या एनाल्जेसिक्स में, नारकोटिक्स टाइप की एनाल्जेसिक में आती हैं, ठीक है, जो गनूदगी भी लाती हैं। और इसके अलावा जो डी में आंसर है वो है केटामाइन,
It is indicated as a sole anesthetic agent for diagnostic and surgical procedure that do not require skeletal muscle relaxation. उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और इसको आप जो है ज़रूर वीडियोस को बार बार देखें, ठीक है, ताकि आपको ये बहुत अच्छा सा मेमोराइज़ हो जाए। और इसके साथ साथ डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखें कि इन तमाम जो हमने 3 सीरीज़ में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है, इन सब को आप एक मॉडल समझकर, सैम्पल समझकर सामने रखें और इससे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं आपके पास नोट्स में हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर फोकस करें, ठीक है जी। इसके अलावा आप जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पर फोकस करें, फंडामेंट ऑफ नर्सिंग पर फोकस करें और इसके साथ साथ आप कुछ नर्सिंग लीडरशिप मैनेजमेंट को भी देखें और इंग्लिश और जनरल नॉलेज की जो हमारी बुक्स अवेलेबल हैं वो आप ज़रूर स्टडी करें। एक और बात मैं जो कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, गो के क्वेश्चन पेपर हमारे इंग्लिश में आते हैं, तो मैं एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जनरल नॉलेज की अगर बुक्स वगैरह लें आप, तो वो उर्दू में लें या अपनी लोकल लैंग्वेज में ले लें, तो वो उसको ये कि कम वक्त में आप ज़्यादा कवर कर सकेंगे और ज़्यादा नॉलेज आप हासिल कर सकेंगे और इंग्लिश में कन्वर्ट करने में इतना प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। लेकिन ये कि अगर आप उर्दू में या अपनी लोकल लैंग्वेज में बुक ले लेते हैं तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो जनरल नॉलेज को और हिस्ट्री वगैरह को और जोग्राफिया वगैरह को कवर कर सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहरहाल वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं आपके कमीशन के एग्ज़ाम में। और बाकी ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा जो सीनियर नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें फ़ोकस करने की जो ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को भी फोकस करने की ज़रूरत है अलॉन्ग विद दीज ऑल डिप्लोमा सब्जेक्ट्स। तो उम्मीद है आप इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ामिनेशन। मिलते हैं नई वीडियो में, जो कि एक और पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो पेपर इससे पहले आया हुआ था, 2015 का पेपर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी 3-4 वीडियो होंगी वो उसी पेपर पर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।